आज क्या पॉइंट करना था? आज हम करते हैं अधिकारों का भारत। ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अधिकारों का अंतरण भी कहते हैं इसको, और भारार्पण भी। ठीक है, भारार्पण जैसे कि आपका नाम से स्पष्ट हो जाता है, भारार्पण कार्य को सौंपना। ठीक है, कार्यभार आप ये कह सकते हैं, कार्यभार, कार्य को सौंपना। इसमें हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कार्यभार या कार्य को सौंपना। साधारणतः हम ये देखते हैं कि कार्यभार से आशय हमारा कार्यभार सौंपना होता है, माने एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपना कार्य जो है उसको सौंपना। तो व्यवसायिक संगठनों में संगठन संरचना जो है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें अधीनस्थों के माध्यम से भारार्पण की क्रिया जो है ये काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्थात इसमें जो अधिकारी वर्ग होते हैं, एक सुपीरियर जो है वो अपने साथ कार्य करने वाले जो अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कर्मचारी होते हैं, है ना, ये कार्यभार अधिक होने के कारण से वो क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेटर्स को कार्य सौंप देते हैं। कार्य को करने के लिए कहा जाता है, यानी कि उसमें स्वयं उन कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाते हैं और अपने अधीनस्थों से उन कार्यों का निष्पादन कराते हैं। तो वह अपने कार्यों का अपने अधीनस्थों में विभाजन करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और कार्य के इस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उनका निष्पादन, ये दोनों ही आवश्यक होता है। और इसकी कार्यों का जब निष्पादन किया जाता है या कार्यों को जब विभाजन किया जाता है तो उसमें अधिकार जो है वह भी हस्तांतरित किया जाता है, अधिकार उनको दिया जाता है उस कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो भाई जब कोई कार्य के लिए किसी को कोई सौंपेगा तो उसके लिए उसका अधिकार भी दिया जाएगा, लेकिन किंतु यहाँ पर उसकी लायबिलिटी जो होता है, उत्तरदायित्व, यह जो है उसकी जवाबदेही वह अधिकारी की ही होगी जिसने वह कार्य को सौंपा है। तो भारार्पण अपने अधीनस्थों से कार्य लेने की एक सुव्यवस्थित आवश्यकता है, और इसके माध्यम से जो उच्चाधिकारी के अधीन जो कर्मचारियों के साथ अपने प्रबंधकीय दायित्व में वह हिस्सा लेता है। तो एक सफल प्रबंधक अपने विभाग के समस्त कार्यों को अपने अधीनस्थों को विवेकपूर्ण ढंग से, चतुराई से विभाजन करता है, बांटता है, और स्वयं जो मुख्य कार्य होता है, मेन वर्क होती है, उसे वह अपने पास सेफ रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है, और अपने अधीनस्थों को कार्यों की देखभाल के लिए करता है। तो अधीनस्थों का निर्धारण सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य का करना होता है। तो इस प्रकार भारार्पण संगठन की सफलता की कुंजी है। तो वास्तव में प्रबंध में भारार्पण शब्द का प्रयोग केवल तभी होता है जब उच्चाधिकारी अपने अधिकार का हस्तांतरण अपने अधीनस्थ को करता है। तो जैसे कि हम देखें कि वर्तमान समय में ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़े-बड़े हैं, काफी जटिलताएं, और इन संगठनों में भारार्पण जो है ये एक तरीके से अनिवार्य सा हो गया है कि सुपीरियर जो होता है अपने सबऑर्डिनेटर्स को, अपने वर्क जो होते हैं, काम को जो मिला होता है उसको वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उन कार्यों को करने के लिए उनको निर्देशित करता है, कार्य को देता है। तो एक सफल प्रबंधक कुछ अपने महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं वह अपने पास रख लेता है, बाकी जो शेष कार्य बच जाते हैं, जो अन्य कार्य होते हैं, वह अपने सब ऑर्डिनेटर्स को
सौंप दिया जाता है और उनके माध्यम से वो कार्य को पूर्ण करते हैं। और इसको करने के लिए अपने सबऑर्डिनेटरों को उन कार्यों के अगेंस्ट अपने कुछ अधिकार भी उनको प्रदान कर देता है, ताकि वह कार्य की देखभाल कर सके और उस कार्य का सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकता हो। और इन सभी कार्यों को, जो कार्य का विभाजन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसकी मॉनिटरिंग वह स्वयं करता है, उन कार्यों को देखता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि भारार्पण नहीं किया गया है तो फिर प्रबंधक किस काम का कहा जाना, ये कहा गया है कीथ डेविस ने, है ना, कीथ डेविस, इन्होंने ये कहा यदि भारार्पण नहीं किया गया है तो फिर प्रबंधन किसका किया जाना है। अर्थात इसमें यह है कि प्रबंधन वास्तव में हम देखते हैं कि दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला को ही हम प्रबंधन कहते हैं। अर्थात जो सुपीरियर होता है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी, अपने सबऑर्डिनेटर्स को वो कार्य का विभाजन करता है बड़े ही चतुराई से और सरल तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिकार का अंतरण से आशय अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य कराने का अधिकार प्रदान किए जाने से है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी merely mean the granting of authority to subordinates to operate within proceed limits। ठीक है, तो अधिकार का अंतरण प्रबंधन की एक शक्ति होती है, जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए ये पावर है, ये एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है जिसे वो अपनाता है और प्रबंधक अपने कार्यों का विभाजन करता है, जिससे कि वह संपूर्ण कार्य के उस भाग का निष्पादन करे। केवल वह स्वयं संगठन में अपने विशिष्ट स्थिति के कारण प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकता है और इस प्रकार वह शेष कार्य की पूर्ति के लिए अन्य लोगों की सहायता प्राप्त करता है। Delegation is the dynamic of management। अंशुल आप इंडिविजुअल उसमें आए, ग्रिड में ना आए, है ना, आपने वीडियो ऑन किया, बहुत अच्छी बात है। आप पर्सनल उसमें आ जाएं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो होता है उसमें, तो उसमें हम 1-to-1 हो जाएंगे। आप सभी अपनी सेटिंग में इंडिविजुअल जो सेटिंग होती है उसको आप करिए। तो हम पहुंच रहे थे यहाँ पर, डेलीगेशन इज द डायनामिक ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द प्रोसेस दैट मैनेजर follows in dividing the work against to him so that he perform that part which only he, because of his unique organizational placement, can perform efficiently, and so that he can get other to help him with what wants। अब हम आगे चलते हैं। अधिकार अंतरण से आशय अन्य लोगों को कार्य सौंपना है तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना है। ये एफ जी मूरे ने परिभाषित किया है इसको, एफ जी मूरे ने इसको परिभाषित किया। डेलीगेशन मीन्स अगेंस्ट वर्किंग टू अदर एंड गिवन देम अथॉरिटी टू डू इट। ओके, यहाँ पर जॉर्ज टेरी ने भी इसकी परिभाषा दी। उसमें इन्होंने ये कहा कि अधिकार अंतरण से आशय अन्य लोगों को कार्य सौंपना है तथा उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना है। Delegation means conferring authority from an executive or organizational unit to another in order to accomplish particulars against, ठीक है, accomplish particulars against। अर्थात अधिकार अंतरण जो है, भारार्पण, अधिकारों का भारार्पण से आशय यहाँ पर ये है, जॉर्ज टेरी ने ये कहा कि अधिकार का भारार्पण, ये इससे आशय हमारा ये है कि ये अपने कार्यों को दूसरों को सौंपना, यानी अन्य लोगों को कार्य को सौंपना और कार्य को सौंपने के साथ साथ उनको अधिकार भी प्रदान करना है, जिससे कि वो कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। तो हम ये देखते हैं कि भाई भारार्पण के जो तत्व हैं उसकी भारार्पण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस, ठीक है।
भारांकन के तत्व या प्रक्रिया, ठीक है। माइक बंद करिए, ठीक है, माइक बंद करिए। Elements are derivation और प्रोसेस, ठीक है। प्रक्रिया कौन सी है? देखते हैं, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो कार्यभार सौंपना, कार्यभार सौंपना, ठीक है। दूसरा है अधिकारों को प्रदान करना, अधिकारों को प्रदान करना, और तीसरा पॉइंट है दायित्व अथवा जवाबदेही निर्धारित करना। ओके, ये 3 पॉइंट, एक्सेस ऑफ ड्यूटी और टास्क, ग्रेडिंग ऑफ अथॉरिटी, ग्रेडिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो कार्यभार का सौंपा जाना, एक्सेस ड्यूटी ऑफ ड्यूटी और टास्क, तो किसी उपक्रम के संगठन के सभी कार्यों का निष्पादन एक प्रबंधक जो है वह स्वयं नहीं कर सकता है, उसके लिए संभव नहीं होता है ये। और जो निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे कार्य का कुछ भाग जो है अपने सबऑर्डिनेट को सौंपना पड़ता है और वह उसको सौंपता है। तो कार्य का विभाजन करने के बाद जो प्रबंधक को यह निश्चित करना होता है कि वह किन विभागों की क्रियाओं को अपने पास रखना चाहता है और किन विभागों की क्रियाओं को या क्रियाओं का जो कार्यभार है उसको अपने अधीनस्थों को सौंपना चाहता है। तो जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको सौंपे गए कार्य क्रियाएं जो है ऑपरेटिव प्रकृति के होनी चाहिए, जिससे कि जो आपके सुपीरियर हैं या सुपीरियर मैनेजर जो होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनके विषयों के कार्यों पर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित कर सकता हो। और कार्यों को सौंपने के संबंध में सामान्यतः 2 नियम होता है। एक तो होता है कार्यों और कर्तव्यों का बंटवारा स्पष्ट रूप से होना चाहिए, और दूसरा अधीनस्थ द्वारा उसको भली प्रकार से समझना चाहिए। सबऑर्डिनेटर को जो वह कार्य को ले रहा है उसको उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। तो ये प्रत्येक नियम जो है अपने अधीनस्थ पर वह लागू होते हैं, चाहे वह कंपनी का प्रबंधक हो या फिर वो उसका एम्प्लॉय हो या उसका कोई संगठक या कोई कर्मचारी हो। अधिकार प्रदान करना दूसरा, तो इसमें यह है कि जनरेटिंग ऑफ अथॉरिटी, यानी कि कार्यों के अनुरूप अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। जिस प्रकार के और जितने कार्य सौंपे जाते हैं उसके समकक्ष अधिकारी जो हैं वह अधिकार भी प्रदान करते हैं, तो अधीनस्थों का कार्य संपादन करने के लिए वह आसान हो जाता है। और इससे ये होता है कि व्यक्तियों को नियुक्त करना और जो अन्य जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उसमें उसको अधिकार दिए जाते हैं, ताकि अधिकारियों के प्रयोग के लिए उसके अधीनस्थ को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे वे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। तीसरा पॉइंट है दायित्व अथवा जवाबदेही का निर्धारित करना। इस पॉइंट को हमने डिटेल में पहले भी चर्चा किए हैं। तो दायित्व या जवाबदेही यानी क्रेडिट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी
तो इसमें किसी उपक्रम में उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थों को कार्यभार सौंपने और आवश्यक अधिकार प्रदान करने से ही कार्यभार का भारार्पण समाप्त नहीं हो जाता, अपितु उसे ये देखना होता है कि अधीनस्थ अपने कार्यों का निष्पादन ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अधीनस्थों को सौंपे गए कार्य को उसको सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करना ही उसका उत्तरदायित्व होता है या जवाबदेही होता है। तो अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी जो है वह प्रदान नहीं की जा सकती है, या लिएबिलिटी जो है उत्तरदायित्व यह प्रदान नहीं की जा सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उपक्रम में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को कार्यभार तो सौंप सकता है, उसको पूरा करने के लिए उसको अधिकार प्रदान कर सकता है, लेकिन उसमें वह स्वयं अपने अधीनस्थों को कार्यों को पूर्ण करने के लिए और उच्च प्रबंधक के प्रति उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं होती है, वह अपनी जवाबदेही नहीं पूर्ण कर सकता है। तो इसमें हम देखें तो भारार्पण जो है, अब ये तो बात हुई उसके एलिमेंट्स की, अब हम बात करते हैं टाइप्स की। भारार्पण के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेलीगेशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेलीगेशंस। तो व्यवहारिक रूप से हम देखें तो इसमें ये होता है, इसको हम कुछ पार्टों से इसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें भारार्पण के दो प्रकार हैं, एक तो होता है सामान्य या फिर निश्चित भारार्पण कहें, ठीक है, निश्चित भारार्पण। दूसरा हम आ जाए इसको लिखित व मौखिक, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं पूर्ण और आंशिक। इसको हम ये ले सकते हैं आपके सॉफ्ट यानी कि कोमल, ठीक है, और कठोर या कठिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब एक एक को हम लेते हैं, जनरल ऑफ स्पेसिफिक डेलीगेशंस, ठीक है। तो जनरल और स्पेसिफिक, सामान्य और अनिश्चित। तो जनरल और स्पेसिफिक जो डेलीगेशन है, तो सामान्यतः भारार्पण के अंतर्गत किसी विभाग की जो समस्त कार्यों का कार्यभार किसी एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि भाई सामान्य भारार्पण जिसमें कि किसी को भी कोई व्यक्ति को कार्य को सौंप दिया जाता है, और वहीं पर जो है जब व्यक्ति विशेष को या व्यक्ति को निश्चित कार्यों के संबंध में निश्चित कार्य सौंपे जाएं, तो उसको हम निश्चित कार्यभार या निश्चित भारार्पण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रबंधक, आय प्रबंधक है, इनकम मैनेजर्स या सेल्स मैनेजर्स या प्रोडक्शन मैनेजर, इनको यदि कोई कार्य सौंप दिए जाए तो वह निश्चित आपके भारार्पण के अंतर्गत आएगा। दूसरी बात हम आते हैं लिखित या मौखिक, राइटिंग या वर्बल। तो लिखित रूप में सौंपे गए कार्यभार को लिखित कार्यभार कहा जाता है, और इसके विपरीत जब मौखिक रूप से कोई भारार्पण किया जाता है तो उसको मौखिक भारार्पण कहते हैं। तो मौखिक भारार्पण की तुलना में लिखित भारार्पण जो होता है वह अधिक निश्चित होता है और सही होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल,
तो फॉर्मल भारार्पण संगठन का अधिकार रेखी द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि एक स्टाफ ऊपर से नीचे जो आता है, आप देखे होंगे, इसकी सीमाओं के अंतर्गत होता है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यानी उसको बाईपास नहीं की जा सकती है। और ठीक इसके विपरीत अनौपचारिक इनफॉर्मल भारार्पण होता है। इसके अंतर्गत अधीनस्थ जो है कर्मचारी अपने उच्चाधिकारियों की आज्ञा अनुज्ञा करता है, वह उससे थोड़ा सा कार्यों में लेट लतीफ करता है। तो इस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल आपका कंप्लीट और पार्टी जो होता है, यानी कि पूर्ण और आंशिक। तो पूर्ण भारार्पण उस समय होता है जब कोई अधिकारी अपने समस्त अधिकार और अपने अधीनस्थों को सौंप देता है, और इसके ठीक विपरीत यदि आंशिक भारार्पण में अधिकारी अपने कुछ ही अधिकारों या कुछ ही अधिकार अपने अधीनस्थों को सौंपता है, तो व्यवहार में आंशिक भारार्पण ही प्रायः देखने को मिलता है, जिसमें कि जो कार्य उसको मिलता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि सुपीरियर को जो काम उसको मिला है, उस काम को वह अपने सबऑर्डिनेटरों को, कुछ कार्यों को जो मुख्य कार्य होते हैं उसको अपने पास रख लेता है और बाकी कार्यों को अपने सबऑर्डिनेटर के द्वारा पूर्ण कराता है, और जो कार्य वह सौंपता है उसके लिए, उन कार्यों को करने के लिए जो अधिकार है उसका भी वह हस्तांतरण करता है, ताकि वह कार्य पूर्ण हो सके। और उन सभी कार्यों में मॉनिटरिंग जो है वह सुपीरियर की होती है, वह उसमें उसका नजर रखता है और उसके माध्यम से उन कार्यों को पूर्ण कराता है। अब देखिए सॉफ्ट और हार्ड, यानी कि कोमल और कठोर, तो ये उच्च स्तरीय जो होते हैं, हायर अथॉरिटीज जो हैं, उनके अधिकार, मध्य अधिकारों का भारार्पण को हम कह सकते हैं। तो इसे कोमल भारार्पण कहा जाता है, क्योंकि मध्य स्तर के अधिकारी कार्य को करने या अन्य व्यक्तियों की सलाह ले सकते हैं। परंतु जब नीचे स्तर पर भारार्पण किया जाता है तो ये काफी निर्णय हो जाता कठिन हो जाता है, यानी कि कठिन भारार्पण हो जाता है, क्योंकि नीचे स्तर के व्यक्तियों को सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जो लेबर जो एम्प्लॉय होते हैं, और उसको आगे भारार्पण करने की कोई गुंजाइश नहीं होता, यानी वह अपने अधीनस्थ उसके और अधीनस्थ जो है उनको वह नहीं कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं भारार्पण के सिद्धांत। ये पॉइंट्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जनरली ये क्वेश्चंस परीक्षाओं में, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करते चले जा रहा हूं और एक एक पॉइंट को आपको बता रहा हूं। भारार्पण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। सफल जो प्रबंधक होते हैं उनके अनुभव के आधार पर हम इसके सिद्धांत को विभाजित कर सकते हैं। तो इसके सिद्धांत में प्रमुखता ये होता है सत्ता का सिद्धांत, पहले तो, ठीक है, सत्ता का सिद्धांत, पॉइंट्स पहले बता देता हूं, ठीक है। दूसरा, उत्तर देता की एकात्मकता का सिद्धांत, निष्पादन के स्तर के पूर्ण निर्धारण का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, भारार्पण स्पष्टता का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, सत्ता स्तर का सिद्धांत, सोपान का सिद्धांत, सोपान संख्या आप ये कह सकते हैं,
सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, ठीक है। अवैयक्तिक अवैयक्तिकरण का सिद्धांत, ओके। तो ये आपके 8 ऐसे सिद्धांत हैं जो कि अनुभव के आधार पर किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमरेड अकाउंटेबिलिटी यानी कि आपके समानुपातिक दायित्व या सत्ता का सिद्धांत पहला, इसको मैं थोड़ा सा दो शब्दों में आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं ताकि आपका पूर्ण हो सके। जैसा कि भारापण की प्रक्रिया में लिखा जा चुका है कि सत्ता का भारापण दायित्वों का बाध्यता इसको जन्म देता है, यानी भारापण के लिए एक सामान्य सिद्धांत का उल्लेख किया जा सकता है। दायित्व एवं अधिकार समान इक्वल होनी चाहिए। तो दायित्व और अधिकार की प्रकृति जो है यह भिन्न भिन्न होती है, अतः दोनों को एक समान कर पाना कठिन होता है। तो अधिकार दायित्वों को पूरा करने के लिए संपादन नार्थ जो प्रदान किए जाते हैं, तो दायित्वों कर्तव्यों के परे अधिकारों का कोई प्रयोजन नहीं होता है। उत्तरदेता का एकात्मक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी अकाउंटेबिलिटी, तो भारार्पण के सफल निर्वहन के लिए आवश्यक होता है कि अधीनस्थ की उत्तरदेयता एक शीर्षाधिकारी के प्रति होनी चाहिए, यानी कि वह अपने सुपीरियर को जवाब दे सके, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो उत्तरदेयता का दोहरापन, ड्यूलिटी, भ्रांति और निष्ठा के कारणों को जन्म देता है। और अधीनस्थ जो है, जैसे कि दो शीर्षाधिकारी को एक ही कर्तव्य सत्ता से उत्पन्न होने वाले दायित्वों और जवाबदेही को संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है, वह नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अधीनस्थ की स्थिति अनिश्चितता और भ्रमित ही रहती है। निष्पादन के स्तर के पूर्ण निर्धारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, इसके अधीन अधीनस्थ की उत्तरदेयता को निश्चित करने के लिए होता है, यह किया जाना आवश्यक होता है। और नियंत्रण ही भारार्पण जो होता है, ये ठीक बेलगाम घोड़े के तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। भारार्पण स्पष्टता का सिद्धांत, क्लियरिटी ऑफ डेलीगेशन, तो भारार्पण प्रकृति के आधार और सामान्य विशिष्ट लिखित और मौखिक हो सकता है। भारार्पण की प्रकृति चाहे कुछ भी हो, भारार्पण की प्रकृति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसका स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। स्पष्टता की दृष्टि से विशिष्ट और लिखित भारार्पण श्रेष्ठ माना जाता है। अपवाद सिद्धांत, भारार्पणकर्ता अधिकारी को चाहिए कि भारार्पण ग्रहणकर्ता के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। भारार्पण की सफलता उसके जो शीर्ष यानी कि जो सुपीरियर होते हैं अधिकारी, उसकी परस्पर विश्वसनीयता के आधार पर आधारित होता है। सत्ता का स्तर, सत्ता स्तर सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जो विषय सत्ता के क्षेत्र की सीमा में आते हैं उसे निर्णय हेतु उच्च अधिकारी को नहीं भेजना चाहिए। तो इस तरीके से आपके भारार्पण के सिद्धांत यहां पर पूर्ण होता है। आज के लिए इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को पूरा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।